14 तारीख को आज है मकर संक्रांति और क्या बाजार लगातार 14वें दिन रिकॉर्ड हाई बनाने के लिए है तैयार। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, लेकिन भारतीय बाजारों में आज फिर से एक बड़े एक्शन का दिन, वायदा कारोबार की एक्सपायरी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, त्योहार की सबसे पहले तो बहुत बिल्कुल दीप, आपको, हमारी पूरी टीम, हमारे सारे दर्शक पैनलिस्ट, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि वो कहते हैं कि एक जो महीना अधिक मास का, मल मास का होता है, जिसमें आमतौर पर शुभ काम नहीं होते जी राइट कि भाई अच्छा, ये एक ही त्योहार है दीप जो मेरे ख्याल से एक डेट पर फिक्स है। हाँ। नहीं तो सारे त्योहार हमारे तिथि से आते हैं, यही 14 जनवरी पर फिक्स है। तो 14 जनवरी के बाद वैसे तो इस बार के अधिक मास से, मल मास से बाजार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जिस तरह का मूड माहौल है, उम्मीद करते हैं वैसा ही माहौल आगे भी बरकरार है। तो त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और कहना जी सर, गुड़ और तिल्ली जरूर खाना चाहिए। हाँ सर, मतलब ये तो मेरा अनुभव बताता है, जो बचपन और कॉलेज के दिनों में जो खाए हैं वो अभी भी काम आ रहे हैं। आपकी ऑयलिंग ग्रीसिंग होती रहनी चाहिए। कल वैसे मानसी और वरुण ने प्रॉमिस किया था सर, पर कुछ आया अभी तक गायब है। आएंगे ना थोड़ा दोनों लिंक करने, बिल्कुल तब हम फॉलो अप करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए फॉलो अप कर लेते हैं ग्लोबल ट्रिगर्स के साथ और आज की बड़ी बातों के साथ। क्या क्या ट्रिगर्स आज के लिए आपके लिए है। डाउ सपाट बंद हुआ तो नैस्डैक में 56 अंकों की रही मजबूती। इन्फोसिस और विप्रो एक बार इन्होंने फिर से बाजार को खुश किया। तो नंबर्स बेहतर, अच्छे नंबर्स की उम्मीद भी थी, आए भी वैसे ही है। और वायदा कारोबार में आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। पोजीशंस काफी जबरदस्त है, विस्तार से डेटा में डिस्कस करेंगे। और आज सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करेंगे स्क्रैपेज पॉलिसी की। तो ऑटो सेक्टर पर रखनी है नजर। ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको कल बाजार बंद होने के बाद बताई थी, बंद होते वक्त ये खबर आती हुई दिखी थी। और अब इस खबर पर आज रखना है फोकस। इसका मतलब क्लियर कट है, अब से लेकर बजट तक तैयारी है सरकार की तरफ से स्क्रैपेज पॉलिसी लाने की। जी सर, बहुत इंतजार किया है, अब फाइनली लंबा हो गया, काफी लंबा आई जानी चाहिए। और हमारी तो एक्सक्लूसिव खबर भी है, तो बस तैयारी में है स्क्रैपेज पॉलिसी की। सर, ढेर सारे और स्टॉक्स भी हैं, चर्चा करनी है, मार्केट का सेटअप आपसे समझना है। बट क्या दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं सर। इन्फोसिस, विप्रो आफ्टर टीसीएस, इन दोनों दिग्गजों ने भी बढ़िया नतीजे दिए हैं सर। मतलब सबसे बड़ी बात दीप ये कि इतनी दमदार कमेंट्री, कॉन्फिडेंस, गाइडेंस का जो है वो देखने को नहीं मिलता। 2021 फिर से आईटी शेयरों का ही साल रहने वाला है अनडाउटेडली। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा कि कितने भी बायबैक आने दो, लालच में ना पड़े छोटे मोटे। हाँ, कि बायबैक में दे दें बाद में नीचे, ये चक्कर में पड़ो ही मत। अभी दे दे, नीचे ले लेंगे, थोड़ा ये इन्वेस्टेड रहो जी। और स्पेशली सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपके लिए ये सबसे बड़ा कंफर्ट है कि ये स्टॉक क्वालिटी स्टॉक्स जी। इनकी क्वालिटी को लेकर कभी आपको संदेह था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं जी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचएलटेक खरीद कर आप कभी गलत नहीं हो सकता। इंतजार करना पड़ सकता है, वक्त लग सकता है। लाइफ टाइम हाई पर आप टीसीएस खरीद रहे हैं, हो सकता है बाजार करेक्ट हो जाए तो आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़े, दैट इज पॉसिबल। लेकिन आप उनमें नुकसान करेंगे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसकी संभावना नहीं के बराबर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आईटी शेयरों, हाँ ये जरूर कि आज इन्फोसिस और विप्रो ने जो दमदार नतीजे और गाइडेंस पेश किए उसके बाद थोड़ी बहुत तो और तेजी से खुलेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए जी, लाजमी है। लेकिन ये स्टॉक्स बाय ऑन डिप है और नीचे की रिस्क इनमें काफी कम है। और एक और बात कहना चाहता हूँ दीप, यहाँ आईटी शेयरों के लिए कभी न कभी तो आएगा करेक्शन। हाँ, अब कब आएगा वो पता नहीं। हाँ, कब आएगा उसकी भी तैयारी है सर। आप भी तैयार हैं? बिल्कुल, सवाल आपको पूछने 100% बिल्कुल। तो दीप भी तैयार है, मैं भी तैयार हूं। जो कभी न कभी करेक्शन आएगा, उस करेक्शन में भी ये स्टॉक्स मजबूत रहेंगे। ओके, उस करेक्शन को मैं आपको आउट परफॉर्म करने के लिए, अगर आपको इन्वेस्टेड रहना ही है तो ये स्टॉक्स है आईटी वाले जो बचाएंगे। लेकिन करेक्शन कब आएगा, कहां से आएगा, कितना आएगा, यही सब आप जानना चाहते हैं। तो बाजार का टॉप बता दें कब, कहां, कैसे, इसकी तैयारी हम कर चुके हैं पूरी कैलकुलेशन और पूरी रिसर्च के साथ। और कल सुबह 11 बजे मैं और दीप आपके सामने ये विशेष शो रखने वाले हैं। और यकीन मानिए लंबी रिसर्च किया है, बड़ा काम किया है और पूछिए मत, मल्टीपल रिविजन्स तैयार करा है सर। मतलब 4 महीने, 3 से 4 महीने तो मान के चलिए कि हम काम कर ही रहे हैं इस पे। और ऐसा लग रहा था कि अब करें और मार्केट ऐसे भागे जा रहा है, अब करें मार्केट भागे जा रहा है, फिर से नए डेटा निकालो। फाइनली हमने कहा कि भाई अब कर ही डालते हैं, अब होगा जो देखा जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो ये एक बेहतरीन रिसर्च कल सुबह हम आपके सामने 11 बजे रखने वाले हैं। बाजार का टॉप कब, कहां कैसे नजर रखिए इस पर नजर रखेगी आज आपको पूरे के पूरे आईटी सेक्टर पर, जहां पर है शानदार
तेजी। अच्छा सर, बाजार के मूड माहौल की बात करें तो कुछ और भी ट्रिगर्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग रहे। कल लंबे इंतजार के बाद फाइनली सर हमने देखा कि बैंक निफ्टी पर भी नया रिकॉर्ड बन गया। हाँ। निफ्टी पर तो काफी समय पहले बन गया, उसके बाद निफ्टी पर 2000 पॉइंट की और रैली आ गई और फिर बना बैंक निफ्टी पर रिकॉर्ड। पर इसमें एक फैक्टर है सर जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ने ट्रेल करा है, पर एक डेटा अगर आप देखें, लो से हाई यानी कि जो 24 मार्च का लो है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक साथ लो बनाया था, वहां से हाई अगर आप देखें तो निफ्टी 95% बढ़ा है। पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 102% बढ़ा है। तो लो से हाई अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी अभी भी पीछे है। तो आप हमारे बैंक निफ्टी को ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब निफ्टी को तो जो ड्रीम रन चल रहा है उसके लिए प्रणाम है ही, बैंक निफ्टी को साष्टांग दंडवत प्रणाम है। सच में मतलब अमेजिंग। देखिए सिंपल चीज है दीप, हमारे बैंक निफ्टी का सिंपल सिस्टम है, गिरने में भी आगे, बढ़ने में भी आगे। तो अब भले ही उन्होंने बढ़ के लाइफ टाइम हाई बनाने में वक्त लगाया हो, लेकिन निचले स्तरों से तो आप देखेंगे तो डबल हो चुका है। निफ्टी को अभी भी डबल होना बाकी है। तो निफ्टी जी सुनिए, अब आपका वक्त है, थोड़ा और कमर कसी है। अगर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, अच्छा बैंक निफ्टी ने तो अब तक हाई नहीं बनाया, हम तो इतनी बार बना चुके हैं 12,400 से, देखो हम तो भागे जा रहे हैं, बैंक निफ्टी अब जाके पहुंचा है। तो खुश होने के लिए हो सकते हैं आप, लेकिन ऐसे क्वालिटी वाइज देखे तो बैंक निफ्टी ने भी कमाल ही किया है। एग्जैक्टली सर। तो सवाल ये बनता है कि क्या एक्चुअली में बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस है अगर इस मेट्रिक से देखें, या फिर प्रीवियस हाई से कंपेयर करें तो अभी भी रास्ता बनता है? किस तरह से अब इसको रीड करें? देखिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि एब्सोल्युटली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस है, भले आप 100% नीचे से ऊपर आ गए। गिना ये नहीं जाएगा, गिना जाएगा लाइफ टाइम हाई से। तो लाइफ टाइम हाई के पुराने लाइफ टाइम, बस फर्क क्या है? फर्क ये कि जो कोविड पीरियड में ज्यादा नुकसान हुआ तो बैंकिंग शेयरों के लिए थोड़ा ज्यादा नुकसान की बात, इसलिए बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस रही। और अब जो तेजी, देखिए पहले तो इस उम्मीद में तेजी बन रही थी कि वैक्सीन आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 4-6 महीने की बात है, अभी कर ही लेते। अब जो तेजी बन रही है वो इस बात पर बन रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैक पर आएगी, ग्रोथ फिर से आ जाएगी। और अगर वो थॉट प्रोसेस है उससे तेजी बन रही है, अल्टीमेटली तो पैसे से ही बन रही है, करेक्ट। लेकिन अगर उस थॉट प्रोसेस से तेजी बन रही है तो फिर एक चीज बहुत क्लियर है, और वो ये कि फिर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ पर भरोसा कर रहे हैं तो फिर बैंक खरीदना पड़ेगा। बैंक्स इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉक्सी है ना। तो अगर आप उस पर भरोसा करके करें तो 100% मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी के अंडर आउट परफॉर्मेंस होगी। तो अब यहां से और बैंक निफ्टी मतलब करेक्शन आया तो आया, बट वैसे करेक्शन तो हमेशा ही आएगा। और जिस दिन आप सोचो नहीं आया उस दिन तो पक्का ही आएगा। हाँ मतलब मैं तो वही बोलता हूँ कि भाई आउट ऑफ सिलेबस। प्रॉब्लम यही है कि 9:15 बजे जितना दिमाग, अक्ल और वो है हमें, उतना मतलब 3:30 बजे उतना 9:15 बजे हो जाए तो क्या कहने। 3:30 बजे सब हम बड़े ज्ञानी और समझदार हो जाते हैं कि देखिए ऐसा वैसा, लेकिन वही वाली बात, तो ये तो आएगा ही। अगर अच्छा जो हार्डकोर बुल हैं, अब हम भी तेजी की बात करते हैं, सब लोग करते हैं, हमें भी पता आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कब आएगा, किस लेवल से आएगा, जो वो नहीं पता। तो मैं हमेशा, मेरा फॉर्मूला लाइफ में बहुत फिक्स है, कब क्या होगा जिसका नहीं पता उस पर क्यों दिमाग लगाना है, जो आपको पता है उस पर फोकस करो। और हमें ये पता है ट्रेंड अच्छा है, चार्ट पर मार्केट मजबूत है, फ्लोज अभी तक ठीक है, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को, पहले सपोर्ट लेवल के नीचे ही निफ्टी नहीं जा रहा, कल भी यही है ना। तो फिर आपको क्यों ये चिंता में दुबला होना है कि अरे करेक्शन आ जाएगा? आएगा, 100% आएगा, लेकिन आप सावधान रहो, चिंता मत करो। मैं सावधानी के लिए मना नहीं कर, मैं ऐसा नहीं कह रहा बेफिक्र हो जाओ, क्या है ठीक है आएगा देख लेंगे, ऐसा नहीं। सावधानी रखनी है अपने को, लेकिन ऐसे उसके चक्कर में दुखी होकर आप मतलब इस रैली में पार्टिसिपेट ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो पार्टिसिपेट करें, एक्शन रखें, और रोज तो सर आप लेवल तो बता ही देते हैं जहां पर ध्यान रखना है, पहले सपोर्ट से बाजार घूम ही रहे हैं। तो फिर आज का सेटअप समझ लेते हैं सर, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है। बताएं आज के संकेत कैसे दिख रहे हैं? देखिए दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं और उन्हें पॉजिटिव ही मानकर चलें, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। डाउ फ्लैट बंद हुआ है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। FIs के संकेत न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल आज, पर आज भी और कल भी न्यूट्रल थे, आज भी न्यूट्रल, इसको विस्तार से बात करेंगे। DI संकेत नेगेटिव है, FNO के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव जी। ये आज के लिए आपके सारे संकेत। अब रेंज दे देता हूं, है ना।
14,435 14,500 अलग से रेंज निकाल के लाया हूं। 435 वाली देखिए, 14,435 14,500 आज का सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर गए तो 14,375 14,400 इस रेंज में आपको मिलेगा सपोर्ट। ये ब्लाइंड बाय जोन है और ये रेंज आज नीचे की इसलिए दे रहा हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा दिखा रहे हैं, थोड़ा दिख रहा है कि भाई ऊपर नीचे हो सकते हैं तो अच्छी बात है। 14,600 14,650 आज की ऊपरी रेंज है। इसको पार करके निकले तो 14,700 14,750। बेसिकली देखिए दीप, ईमानदारी की बात तो ये कि ऊपर के लेवल है नहीं, तो मैं अंदाज से 50 पॉइंट के वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से दे रहा हूँ, सिंपल। तो इसमें 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे की गुंजाइश रहेगी, वो आप अपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, क्योंकि ऊपर के ब्लू स्काई जोन है, खुला नीला आकाश है। अभी यहाँ तो फिर भी ठीक है। मेरे सबसे बड़ी समस्या तो दीप आ रही है मुझे बैंक निफ्टी में तो फिर भी थोड़ा अंदाज लग जाता है कि वो हर 100 पॉइंट पर है ना, वो है आपके क्या बोलते हैं रेंज मूव पोजीशन है। बैंक निफ्टी का क्या करूं, पोजीशन 500 पॉइंट के गैप पर होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कह सकता ना 32,500 पार हुआ तो सीधा 33,000 पहुंच जाएगा। अच्छा, बैंक निफ्टी की आदत भी खराब हो गई, पहले तो पहुंच भी जाता था जी, अब नहीं जाता। अब पहले वाली स्पीड ही कम हो गई, तो इसलिए अभी बड़ी समस्या बैंक निफ्टी में कि मैं लेवल कहां से निकालूं। तो कोशिश कर रहा हूं जैसे जैसे जो हिसाब से निकालने की डेटा को मैच करके। तो बट एनीवे, तो ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज हो गई। अब बैंक निफ्टी की दे दूं आपको जी सर। 32,275 32,350 दिन की सपोर्ट रेंज है पहली वाली जी। इसके नीचे गए तो 32,000 32,100 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ओके। 32,675 32,750 ऊपरी रेंज है और 32,850 32,950 प्रॉफिट बुकिंग जोन, ये बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए अहम लेवल्स। दिन की रेंज क्या रहेगी सर आज? 14,500 14,600 14,500 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही पहला कमजोरी का संकेत आएगा। 14,600 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे। ओके। तो पहली बात तो ये कि कोशिश बुल्स की ये होगी कि 14,600 के ऊपर रखें ताकि और सर उठाकर तेजी कर सकें। बेयर्स की कोशिश ये होगी 14,500 तोड़ें, जो कि बहुत दूर हो गया उनके लिए। अब क्लोजिंग जिस तरह की मिली है, और कल हम बात ही कर रहे थे 14,500 के नीचे क्लोज होगा नहीं जी, आपने कहा भी था, डेटा बता रहे हैं, डेटा बहुत मजबूत था। तो इस लिहाज से ये 100 पॉइंट की रेंज छोटी रेंज है। 14,435 14,650 बेसिकली ये कल की रेंज है बेसिकली जी। तो ये मीडियम रेंज होगी और बड़ी रेंज 14,400 14,700 की मानकर चले आज के लिए आप निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 32,350 32,675 दिन की छोटी रेंज है। 32,275 32,850 दिन की मीडियम रेंज के तौर पर काम करेगी और 32,000 32,950 आज की बड़ी रेंज है। 1000 पॉइंट की ब्रॉडली समझ ले, बीचों बीच में आप बंद हुए हैं तो कोई परेशानी ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है। पोजीशनिंग सर एफआईएस की और पीसीआर लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस की कम हो रही है, 76 से 73% रहेगी। तो आपने देखा ना 82%, 80 के ऊपर टिकता नहीं, 80% जाते ही वो अपनी पोजीशन कम करते हैं। और आज तीसरा दिन लगातार है दीप जब उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली आई है। आप बात को समझो जी, लगातार तीसरा दिन है। यही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं डेटा से आपको समझ में आता है जी। अब वो अलग बात है कि मार्केट वो रिएक्शन नहीं दे रहा। देखो, मार्केट का रिएक्शन देना एक चीज है, डेटा का सही होना दूसरी चीज है जी। तो डेटा आपका क्लियर कट ये दिख रहा है कि एफआईज ऊपर के लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इंडेक्स में कर रहे हैं। ये तीसरा दिन है और उनके इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 82% से घटकर 73%। अच्छा, एक और चीज बोल दूं, अब यहाँ से ज्यादा घटेगी भी नहीं। हाँ। ये 70% के आसपास आते हैं, फिर से बढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। 70 के नीचे से बढ़ाएंगे, 80 के ऊपर से घटाएंगे। ये अभी तक का ट्रेंड है, इसमें कुछ बदलाव होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर इन्होंने सर ऐसे पोजीशन घटाई है कि इंडेक्स पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उसका, मतलब देव रिड्यूस्ड देयर पोजीशन बट इंडेक्स तो ऊपर ही गया है सर, उस पर कुछ फर्क। मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि देखो, एक चीज है दीप, इसमें कई बार ही होता है। मैंने एक चीज नोटिस की है और ये भी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। देखो, डेटा काम तो करते हैं जी, और ये मैं 27 साल से देख के बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि जरूरी नहीं कि डेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं देखूं या जब मैं बताऊं या जब आप देखें आप बताएं तभी करेगा। उसकी टाइमिंग सुबह 9:15 भी हो सकती है, 3:30 भी हो सकती है जी। आपको इस डेटा के बेसिस पे ये ध्यान में रखना है कि मुझे मेरी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो इस डेटा के बेसिस पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि भाई देखिए, 3 दिनों से एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स बेच रहे हैं ऊपर में, तो मैं अगर ऊपर में मेरे को ऐसा परफेक्ट लेवल मिला जी, तो वहां मैं प्रॉफिट बुकूंगा। 3 दिनों से हम आपको पीसीआर पर अलर्ट कर रहे हैं जी, पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे, तो आपको मिल रहा है ऊपर से जी। अब आज मेरे पास वो अलर्ट वाले सिग्नल निकल गए, करेक्ट 73% मैं कंफर्टेबल रेंज में आ रहा हूँ। इंडेक्स लॉन्ग 73% कम होगी जी। तो ऐसा थोड़ी कि सारा बेच के, भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ी कि सब बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, मेरा पुट कॉल रेशियो कम आ गया जी।
एक 43 पे आ गया, मैं कंफर्टेबल हूँ, और वो भी एक्सपायरी के दिन कम है। तो ये दो चीज़ों का कंफर्ट आ गया। इस कंफर्ट से मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 2 दिनों में जैसे ऊपरी लेवल पर बिकवाली हुई, वैसे आज नीचे के लेवल पर खरीदारी भी आएगी, ऐसा है। तो ये डेटा में विश्लेषण है। अब वो नीचे का लेवल 14,500 है, 14,435 है या 14,400, यही अपने को देखना है। करेक्ट। लेकिन ये पता है कि नीचे से बाइंग आ जाएगी, ये क्लियर है। चलिए, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन आ रहा है। पोजीशंस का फिर क्या करें सर एग्जिस्टिंग? मैं थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आज। ओके। और उसका रीजन ये कि एक्सपायरी का दिन है। फिर भी जिसको बहुत कम रिस्क रखनी है और छोटा स्टॉप लॉस, ये उनके लिए तो सिंपल 14,500 है। ओके। 14,500 इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तेजी की पोजीशन का। लेकिन डे ट्रेडर्स को अगर इंट्राडे की लंबी रिस्क आप रख सकते हो 200 पॉइंट की, तो 14,400 का रखो ताकि आपका ट्रिगर ना हो। क्लोजिंग 14,475, ओके। क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस ऊपर रखना है। अगर 14,475 के नीचे बंद होता है तो हम तेजी की पोजीशन को कम करके जाएंगे। ओके। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे में और क्लोजिंग में वैसे स्टॉप लॉस दूर निकलता है 32,000 का, बट आई एम श्योर कि 32,000 का सबके लिए 575 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस कौन रखेगा जी, है ना, ठीक भी नहीं है। तो आप एक काम करो, 32,275 ये भी दूर लगेगा, लेकिन इसके अलावा नहीं है। 32,275 ये इंट्राडे, क्लोजिंग तो 32,000 का आ रहा है। आप एक चीज समझो, बैंक निफ्टी ने तो अब दिया है ना ब्रेकआउट बड़ा वाला। हाँ। लाइफ टाइम हाई पे कल बंद हुआ पहली बार, करेक्ट। मुझे एक आध 2 लाइफ टाइम हाई तो और दो। 32,350 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी बंद हो रहा है तब तक तो बढ़िया है ही जी, कि 2 क्लोजिंग वहां मिल गई, एक पहले लाइफ हाई पे, एक अभी आज कल, मतलब हाँ। 32,500 के ऊपर सीधा में निकले जी। तो मेरे लिए इसीलिए स्टॉप लॉस आपका पहला जब ब्रेकआउट है तो थोड़ा दूर आता है। ओके। फिर भी जिनको रिस्क कम रखनी है वो 32,275 का ही स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों रख सकते हैं, चाहे तो अपने अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस आपको मैच करना होता है। बट बुकिश स्टॉप लॉस जो आता है डेटा के दम पर, वो ही आपके सामने। तो क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ा दूर लग रहा है, पर और देख लेंगे ना, देखते हैं आज। हाँ। 9 बजे का 8 मिनट पर देखते हैं ना क्लोजिंग वाला तो क्लोजिंग तो बाद में देखेंगे 2:30 बजे और 3:20 पे। ठीक है। शॉर्ट्स जिनके हैं सर हैं ओके, रखते तो हैं सर वैसे, तभी तो आपको अप मूव आ रहा है। कल ही अच्छा मौका मिला था दिन में। देखो, शॉर्ट सेलर्स को भी एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, एक काम करना चाहिए जी। जब आपको एक अच्छा मौका मिले दिन में तब शॉर्ट काट लो। क्या होता है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको गाड़ी में रिवर्स गियर में आप चल रहे हैं, शॉर्ट सेलर्स मतलब रिवर्स गियर में है ना, करेक्ट। पीछे देख देख के Market पीछे move चल के रहे हैं, साथ, पीछे अरे कितना गिर गया, कितना गिरा, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, 7,600 वाला इतना हो गया, वो पीछे देख के चल रहे हैं, वो रिवर्स गियर है जी, है ना। अगर आपको रिवर्स गियर से आगे बढ़ना है तो पहले न्यूट्रल करोगे तब तो होगा, करेक्ट। सीधा थोड़ी फर्स्ट गियर लग जाएगा, करेक्ट। तो न्यूट्रल कब होगा भाई, शॉर्ट काटोगे तब तो न्यूट्रल होगे, और तब आपका लॉन्ग करने का मन करेगा, अगर किया तो सही बात है। अच्छा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, तब ऊपर में बेच देना जी, वापस मौका। तो आपको पहला मौका मिले शॉर्ट काटने का, वहां काट लो, और उसके बाद दिल करे लॉन्ग करने का तो कर लो, स्टॉप लॉस का नहीं करे। अब इसमें समस्या एक ही थी, क्या है अनिल जी, आपने तो बोला था काट लो काट लो, हम तो पिछले ना 2 महीने से काट ही नहीं देते, जैसे ही काटा वो मार्केट तो गिर गया। अब ये समस्या तो हो सकती है, इसमें इसका इलाज मेरे पास नहीं कि कब गिरेगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो डिसिप्लिन तो यही कहता है कि आपको न्यूट्रल होकर ट्रेंड के साथ ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। अगर ट्रेंड तेजी का है और आप मंदी में, तो फिर आप खुद जानते कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, सिंपल है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लियर है, पर पोजीशंस फिर भी बता दीजिए सर, अगर किसी ने करा हो तो भी। 14,675 निफ्टी पर स्टॉप लॉस है, इंट्राडे क्लोजिंग 32,700 बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस है, इंट्राडे क्लोजिंग सिंपल एक ही रखा है दोनों में दीप। ओके। जो लोग खरीदना चाहते हैं निफ्टी माफ कीजिएगा, 14,500 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 14,600, 650, 675, 700 और 750 ये हैं सारे टारगेट निफ्टी पर। अगर आप खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस में चूंकि थोड़ा ऊपर खुलने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए 14,500 का दे रहा हूं। और बाकी अगर जिनको दिन के पहले लेवल पर ट्रेड करना है तो उनके लिए 14,435, 14,500 ब्लाइंड बाय जोन है, वहां पर आए तो खरीदना चाहिए। सेल निफ्टी 14,650, 14,700 की रेंज में वहां आप बिकवाली कर सकते हैं। 14,750 का स्टॉप लॉस लगाकर 14,600, 575 और 503 टारगेट के लिए। अच्छा, बाय द वे टारगेट से याद आया, बैंक निफ्टी के कल के सारे परसों जो दिए थे उसके सारे टारगेट कल आ गए, सारे कल आ गए। और ये भी आपने कहा था कि नया रिकॉर्ड आ रहा है। हाँ, कल आपने कहा था कि आज नया रिकॉर्ड आएगा, और अगर कल किसी ने गलती से नहीं बेचा तो भी उसको शाम को वापस क्लोजिंग में मिल गया ऊपर। हाँ। तो टारगेट बैंक निफ्टी के आगे अब वापस मैं ना देख रहा हूँ, मौका देख रहा हूँ, कहीं अच्छा लेवल मिला वहाँ बैंक निफ्टी में फिर से एंट्री पॉइंट कहाँ पे होने। ठीक है,
बैंक निफ्टी वैसे लेवल्स तो बता दें सर, क्या रहेंगे ट्रेड के लिए आज? खरीदने के लिए अच्छी रेंज अगर मिले मौका तो 32,275, 32,350 की दी, ये बढ़िया रेंज है इंट्राडे में ट्रेड लेने के लिए। 32,100 का स्टॉप लॉस होगा, 32,500, 575 और 32,675 तीन छोटे टारगेट दिए क्योंकि आप नीचे खरीद रहे हैं, ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो वैसे ही बैंक निफ्टी खरीद लीजिए और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 32,325 का। करेक्ट, क्लियर है। टारगेट 32,675, 750, 850 और 950 तक के टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी में ऊपर के बनते हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 32,800, 32,950 की रेंज में शॉर्ट करने के मौके ढूंढ सकते हैं। 33,050 का स्टॉप लॉस लगाना है, 32,700, 32,625, 32,575 और 32,500 ये चार टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स का सवाल है। सर बैन लिस्ट डबल हो गई है, सेल था बैन में, अब BHEL भी एंट्री हो गई, जैसे कि कल आशीष भी हमें बता रहे थे। तो दो स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में, दोनों सरकारी कंपनियां, एक्सपेक्टेड ये था, बेल आना ही था जिस तरह से कल एक्शन हुआ है बराबर। बिल्कुल। तो इन दोनों पर नजर रखिए, पर अब डेटा समझाइए सर। आप कह रहे थे FIs की एक्टिविटी दोबारा अपने न्यूट्रल रखिए और कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन बनाए, क्या है वो एक्शन सर? देखिए पहली चीज तो ये कि डीप कल कैश में खरीदारी अच्छी हुई बड़े दिनों में, मतलब वो 3 डिजिट में आते हैं ना, थोड़ा टेंशन होता है ऐसा कि भाई कम क्यों कर रहे हो। तो 1880 करोड़ की खरीदारी कैश में बढ़िया मानी जाएगी। FNO में बेचा है 976 करोड़ का इंडेक्स, लेकिन कम पे, रोज 1200-1300 का बेचा तो ये 3 डिजिट में आया, उस हिसाब से आंकड़े बढ़े। लेकिन कल एक चीज और इंटरेस्टिंग है, 1285 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो स्टॉक फ्यूचर्स में पहली बार बिकवाली हुई है, वो भी साइजेबल हुई, इसलिए मैंने FIs के डेटा आज फिर से न्यूट्रल रखे। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो 2400 करोड़ के आसपास के फ्यूचर्स बिके हैं और सामने 1880 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे हैं कैश में, उस तरह से देखिए। दूसरी एक और बात दीप, जो है इंडेक्स में बड़ा एक्शन हो रहा है, 5,960, 6,000 राउंड फिगर मान लो, 6,000 करोड़ के ऑप्शन खरीदे। अच्छा, अब इसमें भी जो है ना इंटरेस्टिंग चीज है कि जो इनके इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा हुई है, जो तेजी की पोजीशन थी वो कम ज्यादा की इंडेक्स में। समझो आपने पुट बेच रखे हैं और पुट काट लिए, इसका मतलब आप तेजी की पोजीशन कम कर रहे हैं, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है और थोड़े बहुत शॉर्ट भी है। तो ये 6,000 करोड़ का डेटा भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। भले ही दिखने में अच्छा दिख रहा है कि 6,000 करोड़ के ऑप्शन खरीदे, लेकिन ये ऑप्शन जो खरीदे हैं इनमें पुट्स ज्यादा खरीदे और साथ ही जो इनकी लॉन्ग पोजीशन की जो पोजीशन बनी हुई थी पुट्स में, सॉरी कॉल्स में, वो अनवाइंड की है। तो इसे एक्सपायरी की तैयारी समझें या फिर थोड़ा और देखें इसमें? देखो ये है ना हफ्ते वाली जो एक्सपायरी दीप, इसकी रिलीवेंस आपके मेरे लिए है और रिटेल की। FIs की हेजिंग तो मंथली वाले में ही होती है, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, वो वीकली ऑप्शंस में ट्रेड भी कम करते हैं। अच्छा, उनके लिए उन्हें आमतौर पर उन्हें अपने पोर्टफोलियो के सामने हेज करना है। बहुत कम FIs ऐसे होंगे, हेज फंड्स वगैरह, जो वाकई में इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, है ना। बाकी ज्यादातर का काम क्या है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो मेरे पोर्टफोलियो के सामने हेजिंग। तो इसलिए ये डेटा उस हिसाब से देखने के बजाय मुझे लगता है कि FIs ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इन लेवल पर हम इंडेक्स में थोड़ा खरीदने में हाथ खींच रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये बहुत साफ दिख रहा है। और ये तीसरा दिन है जहाँ इंडेक्स में बिकवा लिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर मुझे आज ऊपर के लेवल से करेक्शन है तो 2 दिन से मैं ऊपर के लेवल के करेक्शन के लिए क्या बोल रहा था, पुट कॉल रेशियो। आज मेरे पास पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, लेकिन आज मेरे पास दूसरा डेटा है, वो FIs की इंडेक्स में बिकवाली का है लगातार तीसरे दिन। ये ऊपर के लेवल पर आपको ये कह रहा है भाई थोड़ा सावधान रहना, बस। ठीक है, वायदा कारोबार सर 14,500 में एक और ब्रेक, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां पर जो कल बनाए 14 लाख शेयरों का पुट में, कुल मिलाकर 39 लाख शेयर। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो पहला कमजोरी का फीलिंग आपके मन में जो आना चाहिए, मैं तेजी करके बैठा हूं, कमजोर हूं, वो 14,500 के नीचे आए, उसके पहले ना आना है। तो 60-65 पॉइंट गिर भी जाए तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो 14,500 और 14,500 के आसपास देखिए दीप, 27 लाख शेयर कॉल्स में भी हैं। तो जैसे आप 14,500 के पास पहुंचेंगे, कॉल राइटर भी तो आएगा ना खरीदने के लिए कि भाई चलो मौका मिला, शॉर्ट काटो, आज ही एक्सपायरी का दिन। तो 14,500 मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट है। इमीडिएट रुकावट का लेवल 14,600, जो आसानी से पार भी नहीं होगा। उसकी रीजन ये कि 14,600 के कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, सिंगल स्ट्राइक प्राइस पुट और कॉल दोनों मिलाकर अगर कहीं एक जगह हुआ है, वो 14,600 के कॉल पर 16 लाख शेयर का हुआ और कुल मिलाकर है 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। तो लगभग बराबरी का मामला। तो आपके 2 गोल पोस्ट हो गए, 14,500, 14,600, इसके बीच में फुटबॉल खेलो आप तेजी मंदी की तरफ। ये आपकी बॉल है, मार्केट दोनों तरफ से गोल करो। कौन पहले गोल करता है, 14,600 को पार करता है या 14,500 के नीचे आता है, वो ताकत ज्यादा दिखाएगा।
तो मुझे लगता है कि शुरुआती जो ये घंटा होगा उसमें आराम से दोनों ताकत आजमाइश करेंगे। तेजी वाले सोचेंगे 14,600 के पार निकालें, मंदी वाले सोचेंगे 14,500 के नीचे करें। तो ये 100 पॉइंट में आपको वेट एंड वॉच करना है। इस 100 पॉइंट की रेंज में किसी एक तरफ आकर बाजार स्टेबल होने की कोशिश करे तो काउंटर ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आपको अगर काउंटर ट्रेड लेना है तो फिर 14,650 अगला लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। 14,435 या 50 समझ लें, 10-15 पॉइंट का मार्जिन रख लें, वहां से आपको 50-50 पॉइंट दोनों तरफ। तो वो थोड़ा हेडरूम रखना पड़ेगा। यस। बैंक निफ्टी 32,500 में एक और दीप, एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है। कल भी बैंक निफ्टी, अरे गजब के डेटा है भाई, इंटरेस्टिंग। आज एक्सपायरी का दिन जी। बैंक निफ्टी में 32,500 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ये हमने निफ्टी पे 14,100 के 200 के करीब भी ऐसे ही देखा। एग्जैक्टली 32,500 के पुट पर 11 लाख शेयर, 32,500 के कॉल पर 13 लाख शेयर। अब आप क्या मानेंगे, 11 लाख शेयर पुट में थोड़ा कम है, उसको वजन देंगे कि पुट राइटर हावी है, या 13 लाख शेयर का कॉल राइटर जो थोड़ा सा हायर ओपन इंटरेस्ट है? मैं बताता हूं किसको देना है। आप फोकस कीजिए 32,500 के पुट राइटर पर, ओके। जिसने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई। और वो क्यों? क्योंकि कल 8 लाख शेयर 32,500 के पुट पे जुड़े हैं, तो फ्रेश पोजीशन जो बनी और आप बंद हुए 32,500 के ऊपर, तो आज पूरी संभावना है, इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल लेटर्स, उसको बोल्ड कर लीजिए और नीचे अंडरलाइन, कि बैंक निफ्टी फिर से एक नया हाई बना सकता है। अरे वाह चलिए, तो उसका क्योंकि ये डेटा मजबूत दिख रहे हैं। हाँ। बैंक निफ्टी में 32,500 के नीचे गए तो ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा, और मुझे लगता नहीं कि आसानी से जाएगा। तो 32,500 मजबूत सपोर्ट हो गया। ऊपर कितना? 32,800 के आसपास हल्की रुकावट है, और फिर 33,000 के, तो 32,800 33,000 की रेंज में कहीं रुकेगा। 32,500 में एक और ब्रेक है, अगर गलती से टूट गया तो फिर ठीक है, 32,000 32,200 की रेंज में कहीं से रुक जाएंगे जाके। बट मुझे लगता है एक बार गैप से खुलने के बाद 32,500 33,000 की रेंज में फिर बैंक निफ्टी सेटल होने की कोशिश करेगा अगले 500 पॉइंट। ओके, तो वही वो जो 500 पॉइंट की रेंज मूव अप हो रही है, ठीक है, नजर रहेगी सर। अच्छा सर, आज के स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले एक बड़ी बात, और जो जी बिजनेस और आपने मुहिम शुरू करी थी डिजिटल लेंडिंग एप्स की अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, वहां पर, और आरबीआई गवर्नर ने भी जब आपसे बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पर कहा था एक कमेटी बना ली है अब आरबीआई ने, और इस पर पूरी तरह से रेगुलेशंस बनाने पर किस तरह से बात आगे बढ़ाई जाए उस पर चर्चा होने वाली है। और ये अच्छी बात है। देखिए, मैं इस मामले में लगातार आरबीआई की प्रशंसा करता रहा हूं, और शक्तिकांता दास साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया तब भी उन्होंने बोला कि आप देखिएगा, हम बहुत काम कर रहे हैं इस पर, और बहुत फास्ट काम हुआ। एक, उन्होंने अच्छा काम किया, दूसरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने तगड़ा काम किया है। तो वहाँ के भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि ये डिजिटल लैंडिंग एप्स, मोबाइल एप्स कंपनियों से परेशान जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने कंप्लेन नहीं की है, इनकी कंप्लेन हर रोज हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आती है, पुलिस और आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे भी जाती है कि किस तरह से कंपनियां परेशान कर रही हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। हैदराबाद पुलिस, बेंगलुरु पुलिस, इन्होंने बड़ा एक्शन लिया है, और कुछ तो चाइनीज लोग भी पकड़े हैं, बिल्कुल राइट। तो हमने जो दूसरा वाला किया था उसका फोकस ही हमारा था कि यार ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है कि हिंदुस्तानी लोग ऐसे हिंदुस्तानी लोगों को लूटने का काम करते नहीं है। कौन है पीछे जाकर देखा तो पता चला पैसा चाइना का लगा है, उनको क्या हमारे से वो इमोशनल कनेक्ट है, इनफैक्ट इमोशनल डिस्कनेक्ट है। जाकर देखा तो पता चला पैसा चाइना का लगा है, उनको क्या हमारे से वो इमोशनल कनेक्ट है, इनफैक्ट इमोशनल डिस्कनेक्ट है, ऐसे देखा जाए तो वो चीज जो हुई है, आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। और एक और चीज बताना चाहता हूँ दीप, इसमें हम भी हमारी तरफ से सजेशन भेजेंगे, तो मैं एक बार हमारे दर्शकों को ये जरूर कहूंगा कि एक बार मैं आपसे कहूंगा और मैं मांगूंगा भी कि आपकी तरफ से आप क्या सजेशंस चाहते हैं वो प्लीज हमें लिख भेजिएगा। आज शाम को हम 6 बजे इस पर शो करेंगे जी। उस शाम का 6 बजे वाला शो आप देखिएगा भी, और शाम को 6 बजे वाले शो में उसके हिसाब से आप हमें अपने सजेशन भेजें कि आपके हिसाब से आरबीआई की गाइडलाइंस किस तरह की बननी चाहिए, और वो सारी कंपाइल करके हम आरबीआई गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। और हम कहेंगे भाई देखिए, दर्शक ये चाहते हैं, जो लोग ये मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, जो डिजिटल लोन ले रहे हैं, वो ये चाहते हैं, अब आप जब बनाए फाइनल पेपर गाइडलाइंस बनाए इन बातों को
जरा देखिएगा। बिल्कुल। तो आरबीआई की तारीफ करें, बहुत फास्ट एक्शन हुआ है, बहुत फास्ट। और एक और एक्शन सेबी ने भी बहुत फास्ट लिया है जी। जब हमने ऑपरेशन मार्केट माफिया किया था जी। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सेबी चेयरमैन साहब ने, और तब एक्शन जो लिया उसके बाद आप देखिए अब आज की तारीख में किसी को कॉल्स नहीं आते, बंद ही हो गया सर लगभग। मतलब 1-8% कोई आ गया तो आ गया गलती से, सब बंद हो गए जी। तो ये रेगुलेटर्स का पूरी तरह से इस मामले में जो एक्शन है मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम है। बिल्कुल। तो जी बिजनेस की जो 2 मुहिम रही हैं, मार्केट माफिया, हफ्ता वसूली, दोनों पर रेगुलेटर्स की तरफ से एक्शन आया है और आपके हित में हम आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, आप भी अपने सजेशन भेजिए जो अब आरबीआई ने इस डिजिटल लेंडिंग पर कमेटी बनाई है उसके लिए। आइए फिर आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र, और खबरों वाले शेयर्स दम कहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। कुशल, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज कैश स्पेस से कुछ नतीजे आने वाले हैं, वहां पर फोकस रखिए, जिसमें HFCL, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट्स और RIIL शामिल हैं। साथ ही केशोराम इंडस्ट्रीज यहां पर नजर रखिए क्योंकि पूंजी जुटाने पर जो है आज बोर्ड बैठक कंपनी करने वाली है कंपनी। इसके अलावा TCS यहां पर 6 रुपए प्रति शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया था, आज ये स्टॉक जो है एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। साथ ही कैश स्पेस से 5 पैसा कैपिटल, यहां पर इन्होंने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे कल और आउटस्टैंडिंग नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे हैं। आप देखिए कंपनी की जो मार्जिन्स है वो 4.8% से बढ़कर 19.4% पर आ गई है और साथ ही कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। 2.2 करोड़ का घाटा था पिछले साल, उसके मुकाबले 3.2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने घोषित किया है। साथ ही कुछ खबरें हैं मेरे पास जिसमें सेल यहां पर फोकस रहेगा क्योंकि आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए इनका OFS खुलने वाला है। सरकार जो है OFS के जरिए 10% तक हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाली है, जिसमें 5% ग्रीन शू ऑप्शन भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा कंपनी ने OFS का जो फ्लोर प्राइस है वो 64 रुपए प्रति शेयर क्या तय किया है। 13.5% के डिस्काउंट पर ये OFS का फ्लोर प्राइस आया है और 15 जनवरी को जो है ये यानी कि कल जो है ये रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। साथ ही हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आज स्क्रैपेज पॉलिसी पर समीक्षा बैठक करेंगे। तो यहां पर जो बड़े बेनिफिशियरी है यहां पर फोकस रखिए, जिसमें MSTC, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स जो है शामिल है। और अंत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहां पर भी घरेलू डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर है, जहां पर तेजस एयरक्राफ्ट के अधिग्रहण को कैबिनेट से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है और यहां पर आप ऑर्डर का वैल्यू देखिए, करीब 46,000 करोड़ के 83 तेजस एयरक्राफ्ट जो है उसका अधिग्रहण करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें। आइए कुछ और खबरों और फंड एक्शन के बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले इंडसइंड बैंक के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। सेबी ने जो वारंट कन्वर्जन के भुगतान की आखिरी तारीख है उसको अतिरिक्त 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले 1 महीने के लिए बढ़ाया था, अब और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ये पॉजिटिव है और अभी भी आप देखिए प्रमोटर्स को करीब 2021 करोड़ का भुगतान करना है, यानी कि कन्वर्ट करने हैं। साथ ही EIL इसके बायबैक की डेट सामने आ चुकी है। 22 जनवरी को ये खुलेगा और 5 फरवरी तक खुला रहेगा ये बायबैक। याद दिला दूं कि इनकी जो बायबैक की प्राइस है वो 84 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर थी और जो बायबैक की साइज है वो 587 करोड़ की है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, इस पर नजर रखनी होगी। 18 जनवरी को 3,000 करोड़ तक के राइट इश्यू पर बोर्ड बैठक में फैसला होता हुआ दिखेगा। और साथ ही आप देखिए IIFL वेल्थ मैनेजमेंट में एक फंड एक्शन होता हुआ दिखा, जहां पे अमानसा होल्डिंग ने 9.97 लाख शेयर्स बेचे हैं, यानी कि करीब 1.14% इक्विटी उन्होंने बेची है 1050 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। तो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और फंड एक्शन। आइए अब देखते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जो IT दिग्गज कंपनीज हैं यहाँ पर नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आते हुए दिखे। इन्फोसिस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया ही देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये देखिए कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस हैं, इन्होंने अपने लक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है। सबसे ज़्यादा लक्ष्य जो है
इन्होंने करीब मॉर्गन स्टैनली ने दिया है ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1700 रुपये का। वहीं अगर आप देखें तो सबसे कम लक्ष्य दिया सिटी ने, खरीदारी की राय तो दी है लेकिन 1590 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि पॉजिटिव कमेंट्री सबकी तरफ से आते हुए दिखी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैक्वायरी यहाँ पर इन्होंने जो लक्ष्य है वो 1500 से बढ़ाकर 1680 कर दिया है और आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो विप्रो के भी नतीजे बढ़िया देखने को मिले और इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस ने अगले साल के जो ईपीएस के अनुमान है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है। आप ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखिए, मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 434 से बढ़ाकर 510 कर दिया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की राय दे रहे हैं लेकिन लक्ष्य जो है 370 से बढ़ाकर 500 कर दिया है, करीब 460 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ये थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्होंने 410 रुपए के लक्ष्य के लिए, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी नीचे का लक्ष्य इन्होंने दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 600 रुपए के लक्ष्य के लिए, 437 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि इनके लो कॉस्ट ऑफ फंड्स के चलते आगे जाकर मार्जिन में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। कंस्ट्रक्शन दिग्गज L&T, यहाँ पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1700 रुपए का लक्ष्य दिया है, 1350 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक हैं और आगे जाकर कंपनी में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। कल CESC के नतीजे आए थे, कंपनी ने करीब 45 के आसपास का डिविडेंड भी ऐलान किया था। CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 830 रुपए के लक्ष्य के लिए, 683 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कारोबार में भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली और डिविडेंड भी इनकी उम्मीद से बेहतर देखने को मिला। HPCL, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 320 रुपए के लक्ष्य के लिए, 227 के आसपास की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कंपनी के अंदर डीप वैल्यू है और फ्री कैश फ्लोज आगे जाकर और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है NTPC पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 144 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो फिर से आशीष का काम बढ़ चुका है, ढेर सारी रिपोर्ट्स आ रही है रिजल्ट सीजन में आती हुई। आशीष सारी पढ़ लेते आप? अनिल जी सारी, लगभग सारी। आशीष को और काम देना चाहिए, बहुत टाइम है इनके पास। एक रिपोर्ट पढ़ने में समझ में आता, सारी क्यों पढ़ना, फिर बाकी में तो खाली टारगेट वगैरह ही पढ़ने होते हैं। अनिल जी जो हाइलाइट्स आती है ना वो तो बस 3 से 4 लाइन होती है, उसके बाद तो नीचे तो अच्छा नीचे काम का नहीं, ओके ठीक है। चलिए, लेकिन आशीष सारी रिपोर्ट्स का फर्स्ट पेज पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर आपके सामने लेके आते हैं पूरा का पूरा उसका एनालिसिस और जो भी खास बात है। आइए, आज पिक ऑफ द डे नहीं है, आज है मुनाफे की पतन। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स मनाएंगे आज मकर संक्रांति आप सबके साथ। तो स्वागत है पिक ऑफ द डे की जगह मुनाफे की पतंग के साथ। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुरुआत कीजिए वागले साहब अपनी मुनाफे की पतंग के साथ। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। सारे दर्शकों को, हमारी सारी टीम को, आपको, हम सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। वैसे अनिल जी मुनाफे की मेरे हिसाब से, मेरे साइड से तो आज पतंग कट गई है क्योंकि मेरा सेल कॉल है। सेल कॉल है? हाँ जी। हे भगवान, गलती आपकी नहीं मेरी है, मुझे सबसे पहला सवाल आपसे नहीं लेना था। मैं यही कहने वाला था, आप ही की गलती। बताइए सर क्या बेचना है? अनिल जी उम्र के साथ ऐसे हो जाता है, ऐसी गलतियां हो जाती है। हाँ, आपकी उम्र तो मेरे से ज्यादा ही है, बिल्कुल ठीक बात है। वागले साहब आपको प्रणाम, नमस्कार, साष्टांग दंडवत, आप मेरे सीधे हैं। अनिल जी लेकिन आप स्टॉक सुनेंगे तो आप शायद मेरे साथ एग्री करेंगे। मुझे बेचना है बजाज फाइनेंस, जो पिछले कई दिनों से इसमें ऊपर में सेलिंग आ रही है। 4903 का बंद है मेरा, 49। इनफैक्ट कल मुझे दीपांशु ने 48, 40, 50 के आसपास पूछा था, मैंने कहा था बाउंस बैक आता है तो बेचिए। कल एक 30-40 रुपए का बाउंस बैक आया है, आज भी एक 10-20-25 रुपए का बाउंस बैक आता है, इसको बेचना है। 4954 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है जब गिरावट होगी 1 से 2 दिनों में 4780 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, शायद आज ही। ओके, 4780 की टारगेट। और जब आप कह रहे हैं कि आपको कल दीप ने पूछा था, तो देखिए इस सेल कॉल के लिए न मेरी उम्र जिम्मेदार है न आपके चार्ट जिम्मेदार है, दीप ही जिम्मेदार है। क्योंकि उन्हें हमारे ना एक वो मारवाड़ी में कहावत है, मैं आपको बताता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है दीप। कोई भी काम आप लाइफ में करो तो उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त। क्योंकि वो कहते हैं पहले प्लानिंग आपने पूरी कर ली ना तो उसके बाद कभी लाइफ में समस्या नहीं आती। तो प्लानिंग कैसे करनी है? पूरा काम करो, देखो ये सब ऐसे करना है वैसे करना है, और फिर लास्ट की प्लानिंग जो होनी चाहिए कि अगर काम खराब हो गया तो, गलत हो गया तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए काम खराब हो गया तो नाम किसका लगाना है, वो प्लानिंग आपने कर दी तो कभी आपका काम खराब नहीं होगा, फिर वो होगा। तो इस मामले में अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो दीप जिम्मेदार है। वागिल साहब मैंने आपको भी बचा लिया, अपने आपको भी बचा लिया।
परफेक्ट है। देखिए वागिल साहब भी एग्री कर गोली मेरे कंधे से जाए। बिल्कुल। तो बस प्लानिंग ये होनी चाहिए कि काम खराब हो गया तो नाम किसका लगाना। ओके, आइए बढ़ते आगे। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। मॉर्निंग अनिल जी, दीप वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा मुनाफे की पतंग जो है वो कैश मार्केट से है। एजिस केमिकल ये बाय करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, पिछले 3 महीने से एवरेज वॉल्यूम्स के 4 टाइम्स के वॉल्यूम्स हुए, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स देखने को मिले। कल की क्लोज 276.95 का है। मेरा स्टॉप लॉस 268 का रहेगा। आज के लिए टारगेट 290, अगर 3-4 दिन देते हैं तो 310 का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा 2 से 3 दिनों का व्यू लेके चलना चाहिए। बड़े टारगेट्स के लिए बाइंग करने की सलाह हो। अरे प्रभु, स्टॉक कौन सा है ये तो बताओ, कौन सा केमिकल? एजिस केमिकल। हाँ, बताए तो सही। कौन सा? एजिस केमिकल। एजिस अलग है, हमारे पास केमिकल अलग है, दोनों साथ में मिक्स मत करो। एजिस लॉजिस्टिक भी है और केमिकल वाली तो बहुत सारी कंपनियां हैं। एजिस केमिकल कौन सा है किरण जी? अनिल जी, एजिस लॉजिस्टिक जो था उसका नाम अभी एजिस केमिकल हो गया है। क्या बात करें किरण जी, ये हमें पता ही नहीं था। चलिए एजिस लॉजिस्टिक वाला दिखा देना स्टॉक, वो चलेगा ना? 277 वाला स्टॉक है अनिल जी। अभी एजिस लॉजिस्टिक कही है, एजिस केमिकल कही। चलिए 277 वाला स्टॉक जो है वो है आपके लिए खरीदारी करेंगे जरा। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही बात है। एजिस लॉजिस्टिक। अरे भाई रिसर्च टीम जरा जागो, तैयार हो। किरण जी बोल रहे हैं इसका नाम केमिकल हो गया, जरा चेक करिएगा, बताइएगा क्या वाकई में नाम बदल गया तो डेटाबेस में बदलने की जरूरत है भाई। नाम बदल गया तो फिर हमारे यहाँ पे भी बदलने की जरूरत आ चुकी है। राजेश जी सुप्रभात, बताएं सर क्या करना है आपको आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, और सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। अनिल जी, बाय करके ही ट्रेड करेंगे और उसमें जो स्टॉक हमें यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है M&M का, ऑटोमोबाइल सेक्टर से। कल के सेशन में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला स्टॉक में और काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल के सेशन में देखने को मिला है। और जिस तरीके से स्टॉक में क्लोजिंग हुई है 820 रुपए के ऊपर, तो हमें लगता है कि M&M को यहाँ से बाय करना चाहिए और यहाँ से तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए। 829 के आसपास फ्यूचर के रेट क्लोज हुए। इसके टारगेट जो हमें लग रहा है वो आना चाहिए करीब 855 तक के। स्टॉप लॉस जो इसमें रखेंगे वो करीब रखेंगे 815 के आसपास। ओके, 815 के स्टॉप लॉस के साथ M&M में करें खरीदारी, ये राय है राजेश की। और आज तो स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो सारे ऑटो स्टॉक्स उस लिहाज से रहेंगे एक्शन में भी। ये साल ही पूरा ऑटो एक्शन में रहने वाला है। टेस्ला का पदार्पण हो रहा है और बाकी कंपनियां भी तैयार हो रही है और सरकार भी स्क्रैपेज पॉलिसी बजट में लाने की तैयारी में। यह है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए। बंसल जी गुड मॉर्निंग, काम किया है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, जी बिजनेस के सारे पैनलिस्ट व्यूअर्स को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल जी काम तो मैंने बहुत ज्यादा करा है और पहले तो अनिल जी मैं समझना चाहता हूं, जैसे अभी वागले जी ने बोला हाँ। कि पतंग कट गई है, मुनाफे की पतंग, मतलब कि सेल कॉल देके। तो मैं अनिल जी पहले तो जानना चाहता हूं कि इस पैनल में कितने लोग हैं जो कटी हुई पतंग को अनिल जी लपेटना जानते हैं, या तो अकेला मैं ही इस कलाकार हूं कि बाकी लोग भी अनिल जी किसी ने कटी हुई पतंग कभी लपेटी है? एक तो अनिल जी ये भी मैं जानना चाहता हूं अनिल जी। देखो लपेटी भी होगी तो आपकी जिंदगी तो किसी ने नहीं लपेटी, तो आप इस मामले में निर्विवाद लीडर है, नंबर 1 है, आप बिल्कुल चिंता न करें। तो देखिए पतंग भी ट्विटर पे सबसे ज्यादा आप ही की कटती है और लपेटते भी आप ही सबसे ज्यादा है। तो बंसल जी हमारा इसलिए आप प्रणाम स्वीकार करें, इस मामले में आप नंबर 1 है। बताइए सर, अब आपकी आज की पतंग बताइए। अनिल जी मेरी पतंग है अनिल जी, मुनाफे की पतंग है। इंडियन होटल्स अनिल जी, सारे होटल स्टॉक चल रहे हैं और इंडियन होटल और ईस्ट इंडिया होटल दोनों, ये दोनों पसंदीदा पिक्स हैं। और आज इंडियन होटल पे खरीदारी की राय है। 123 का स्टॉप लॉस है, 134 के टारगेट के लिए इंडियन होटल को खरीदें। ओके चलिए इंडियन होटल्स खरीदारी करने के आए। कुणाल जी नमस्कार सर, बताएं आपका क्या इरादा है आज? अनिल जी नमस्कार, दीपांशु नमस्कार। अनिल जी सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की और साथ ही अनिल जी जो कल बहुत ही जोशो खरोश से दिल्ली में मनाई गई लोहड़ी उसकी, क्या बात है? और अनिल जी पोंगल की और भी कोई उत्तरायण की अनिल जी और भी कोई पर्व हो तो उस सब की आपको बधाई अनिल जी। मतलब और भी कोई पर्व मतलब खाली आज वाले या पूरे साल भर वाले? और ये स्टॉक
केवल आज वाले अनिल जी एक साथ 4-5 पर्व आते हैं। ओके। तो अनिल जी अगर मान लीजिए कोई छूट गया हो तो उसकी भी बधाई स्वीकार करें अनिल जी। हाँ, नॉर्थ में खिचड़ी भी त्योहार होता है, उसकी भी बधाई हमने आपसे स्वीकार कर ली। बधाई सर। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है, खरीदना है पीरामल एंटरप्राइजेस। अब पीरामल एंटरप्राइजेस में अनिल जी 2-3 दिनों से तेजी दिख रही है। कल भी स्टॉक में एक अच्छा रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली और मुझे लगता है कि अनिल जी जो 1650 रुपए के ऊपर कल इसने बंदी दी है, इस स्टॉक में 1550 के ऊपर जो बंदी दी है, इस स्टॉक में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में बाय करके चलें 1535 रुपए पर, 1535 पर स्टॉप लॉस रख ले। 1625 रुपया टारगेट है जिसके लिए पिरामल एंटरप्राइजेस में खरीदारी की मेरी राय। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेस खरीदारी करने की राय। यहां पर बड़े ब्रेकआउट्स के संकेत आते दिख रहे हैं। सुप्रभात सुमित जी, उड़ाएं आप भी अपनी पतंग। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पतंग उड़ाने के लिए और एक ढील देने के लिए और एक लंबी उड़ान भरने के लिए जो स्टॉक लेना है वो है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के अंदर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में और अब लगता है कि ग्रेन्यूल्स यहां से उड़ने को तैयार है। तो पतंग उड़ के जैसे शुरुआत होती है वो शुरुआत कल देखने को मिली है और अब ये यहां से लंबी उड़ान भरने को तैयार है। तो ग्रेन्यूल्स के अंदर 365 368 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 360 का इंट्राडे का सपोर्ट बनेगा तो 360 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 380 का पहला टारगेट होगा और 380 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 400 रुपए तक के लेवल ग्रेन्यूल्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी इस पतंग को उड़ाना स्टार्ट किया है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और जो और मकर संक्रांति में मजा लेना चाहते हैं वो ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड करें। 360 का स्टॉप लॉस लगाएं 380 से 400 के टारगेट के लिए। तो सही है, बहुत दिनों बाद ग्रेन्यूल्स को किसी ने याद किया। ग्रेन्यूल्स को मतलब आसमान में पहुंचाने वाले कुणाल जी राकेश जी ने भी इससे मुंह मोड़ लिया, वापस कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। कई दिनों के बाद अब क्या बोलते हैं उसको, कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की तैयारी ग्रेन्यूल्स की होती हुई दिख रही है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सेठी साहब हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब गुड मॉर्निंग। अरे सेठी साहब, पहले तो गजब बधाई स्वीकार करें। इन्फोसिस कल था ना 2:30 बजे वाले वक्त, गजब क्या नंबर्स आए इन्फोसिस के, तोड़फोड़ एकदम परफेक्ट जैसा आपने कहा। तो इन्फोसिस की बधाई स्वीकार करें। पहले तो इन्फोसिस पे राय दें, फिर बताएं आप अपने आज के लिए अपनी पिक्स भी सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो आपको, दीपांशु को, बाकी पैनल में बैठे हुए सभी एक्सपर्ट्स और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज का दिन भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ में लोहड़ी, फिर साउथ में पोंगल और असम में, नॉर्थ ईस्ट में बिहू का फेस्टिवल। तो उस सब की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक अनिल जी इन्फोसिस का सवाल है, इस स्टॉक पे मैंने तो बहुत ही निचले लेवल से बुलिश खरीदारी करने की सलाह दी थी जब 1130-40 के लेवल पे चलता था। और आज जो कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे है, बेहद ही दमदार नतीजे हैं। और खास करके जो कमेंट्री, जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, जो उन्होंने कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में जो बढ़त 2 से 3% के पहले टारगेट दिए थे उसको बढ़ा के 4 से 4.5% किया है। फिर मार्जिन में भी सुधार के जो इंडिकेशंस दिए हैं, डेफिनेटली बहुत ही दमदार नतीजे हैं। और स्टॉक हालांकि चूंकि बहुत अच्छी तेजी ऑलरेडी कर चुका है, तो आज तेजी तो रहनी चाहिए बट लिमिटेड तेजी रहेगी। बट फिर भी मुझे लगता है जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है, इन्फोसिस में बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जहां तक अनिल जी आज के स्टॉक का सवाल है, तो मुनाफे की पतंग के तौर पे एक कैश मार्केट का स्टॉक है, जो कि देखिए कल शाम को बाजार बंद होने के बाद जो एक डिफेंस से रिलेटेड खबरें आई कि भारत सरकार ने तेजस एयरक्राफ्ट खरीदारी के लिए 47,000 करोड़ का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देने का फैसला लिया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो एक नो ब्रेनर है, गैप के साथ खुलेगा। बट मुझे लगता है इसी थीम को प्ले करने के लिए मिधानी, जो कि मैंने इस वीक के एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे 204 के लेवल पे रिकमेंड करा था। मेरा उस दिन टारगेट था शॉर्ट टर्म का 220 रुपए का। मुझे लगता है आज ये जो 209-10 के लेवल पे अगर मिलता है तो इस स्टॉक को डेफिनेटली खरीदारी करें। इसमें मेरा आज का टारगेट रहेगा 220 रुपए का। तो जो मुनाफे की पतंग है वो मिश्र धातु निगम। इसके अलावा जो F&O स्पेस से 3-4 स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा। जो F&O स्पेस से पहला स्टॉक खरीदारी करने की सलाह रहेगी टाटा मोटर्स। जिस तरह से आज स्क्रैपेज पॉलिसी पे चर्चा होनी है और टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल आज खरीदारी करनी चाहिए। आज का इसका मेरा टारगेट रहेगा 250-255 रुपए का। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक, जिसके लिए भी खबरें पॉजिटिव है, बिकॉज प्रोमोटर्स को जो वारंट्स के जरिए हिस्सेदारी अपनी बढ़ाने के लिए जो एक बहुत ही स्टीप प्रीमियम 1700 के प्राइस पे इनको इन्फ्यूज करना था,
तो उसकी जो मियाद है, जो एक्सटेंशन है, वो मिला है उनको 18 फरवरी तक का। तो अभी भी होप रहेगी कि उस प्राइस पे प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा इस स्टॉक में। तो 940-45 के लेवल पे बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। तीसरा मेरा कल दोपहर का स्टॉक अडानी पोर्ट्स, वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। और चौथा मुझे लगता है यूबीएल में आज तेजी हो सकती है, यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, जो कि 1290 के लेवल पे कल बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आज खरीदारी करनी चाहिए। एक चीज है, एक बड़े आराम की बात मालूम क्या है कि अगर आप सेठी साहब से जब पिक्स ऑफ द डे लेते हो तो आपके आधे स्टॉक्स न्यूज तो कवर हो जाते हैं जी। तो अलग से स्टॉक्स न्यूज पे आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं, खबर भी बता देते हैं और साथ ही उस पर ओपिनियन भी देते हैं। हमारा काम आसान बहुत हो जाता है सेठी साहब आपकी वजह से। तो सेठी साहब ने बता दिया, देखो इंडसइंड बैंक में क्या खबर है, टाटा मोटर्स में क्या खबर है, मिधानी में क्या खबर है, स्क्रैपेज पॉलिसी ये आने वाली है और इसकी आज समीक्षा बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले हैं आज। ये बड़ी खबर है, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, और इसके दम पर जो स्टॉक एक्शन में रहता है उसी पर बढ़ते हैं आगे, और वो है MSTC। एक स्टॉक, इस पर नजर रखिए चार्ट पर, जरा एक बार राय ले लें। राजेश जी, MSTC के चार्ट देखिए और दीजिए अपनी ओपिनियन। जी अनिल जी, तो अगर स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले दिनों में इसमें काफी अच्छी एक्शन इसमें देखने को मिली। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपना 190 का जो लेवल था, इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से 190 के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से अगर ये 190 के ऊपर ही कंटिन्यू रहा तो यहाँ से एक नया एक अपमूव, फ्रेश अपमूव बनते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसको 210-220 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो करंट लेवल से 190 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 210-220 ये दो टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। डेली और वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। वीकली सेटअप पे भी अगर हम देखें तो 185 के आसपास इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये इसको मेरे हिसाब से अगर पोजिशनल भी होल्ड रखेंगे तो काफी अच्छा मूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए MSTC पर राय। ऑटो स्पेस की बात कर रहे हैं वागले साहब, जरा एस्कॉर्ट्स पर भी डालिए नजर, क्योंकि खबर अभी थोड़ी देर पहले ही इस पर आई है। झुंझुनवाला साहब ने पिछली तिमाही में थोड़ी यहाँ पर हिस्सेदारी घटाई है और हमने देखा भी था वो 1400-1450 के पीक के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में जा चुका है। 5.64% से घटाकर उन्होंने 4.75% अपनी हिस्सेदारी करी है। चार्ट्स क्या बता रही हैं एस्कॉर्ट्स की? दीपांशु, पहले तो इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन काफी हद तक मूव आ चुकी है। 1200, 1250, 1230 का एक लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो ब्रेक होना नहीं चाहिए। ऑन द अपसाइड 1450, 1500 का मेरा 6-8 महीने का 1 साल का टारगेट रहेगा। तो अपसाइड डेफिनेटली है, बट इसमें एज अ ट्रेडर मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि कंसोलिडेशन में मूव हो रहा है, ना ऊपर ना नीचे। ट्रेडिंग व्यू से 1300-1400 ये एक बैंड है और क्लियर पैटर्न नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा एज अ ट्रेडर। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करेंगे ट्रेड इस पर एस्कॉर्ट्स पर रखे नजर। झुंझुनवाला साहब ने थोड़ी अपनी हिस्सेदारी घटाई है।